Hello dear student, we are going to start exercise 5.2 of class 7 maths NCERT. Here we are going to discuss something new about line segment, their conditions, their properties. So be attentive and be focused here on the board. We have understood that when two line segments cut each other at a point, then these two line segments will be known as intersecting lines. Both line L and M are cutting each other at point O. So these two lines, both line L and M, both L and M will be known as intersecting line. ठीक है, ये तो हम लोग पता है, ये दोनों एक दूसरे का इंटरसेक्टिंग लाइन होगा और ये पॉइंट को क्या कहेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है, लेकिन अगर इसी कंडीशन में हम लोगों के पास मान लीजिए कि हम लोगों के पास इस तरीके के कंडीशन रहते हैं, एक लाइन ये रहता, इसका नाम मैंने दे दिया L. दो तीन कंडीशन में दे देता हूँ, तीन कंडीशन अभी डिस्कस कर लेते हैं पहले, उसके बाद आगे का कंडीशन डिस्कस करेंगे. इसका नाम M देते हैं. ये तीन तरीके के कंडीशंस लिया है हम लोगों ने, जिसमें हम लोग सब कुछ समझ लेंगे. ठीक है, अब देखिए पहला कंडीशन, ये पहला कंडीशन है, ये दूसरा कंडीशन है और ये तीसरा कंडीशन है. तीनों फिगर है हम लोगों के पास. पहले कंडीशन में क्या देख रहे हैं, लाइन T और लाइन M इंटरसेक्टिंग लाइन है. ये एक दूसरे को मान लेते हैं पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और लाइन T और लाइन L भी इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये एक दूसरे को पॉइंट Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है. ठीक है, उसी तरीके से लाइन T, यहाँ पे लाइन T और लाइन M एक दूसरे का इंटरसेक्टिंग लाइन है और ये पॉइंट W पे इंटरसेक्ट कर रहा है. लाइन M और लाइन L एक दूसरे का इंटरसेक्टिंग लाइन है और ये पॉइंट X पे इंटरसेक्ट कर रहा है. और लाइन L और लाइन T एक दूसरे का इंटरसेक्टिंग लाइन है और ये पॉइंट Y पे इंटरसेक्ट कर रहा है. उसी तरीके से लाइन L M T तीनों एक दूसरे का इंटरसेक्टिंग लाइन है और पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है. ठीक है, तो these are the all the three conditions which we have. Now we will discuss what will happen, what will we say these types of conditions to be. यहाँ पे देखिए, जब ऐसा कंडीशन आए कि एक ही लाइन कोई दो लाइन को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, ठीक है, उस समय उस लाइन को क्या बोलेंगे, उस दोनों लाइन का ट्रांसवर्सल. अब देखिए यहाँ पे T M को और L को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. लाइन T फर्स्ट कंडीशन में, लाइन T लाइन M को P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और लाइन T लाइन L को Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है. कौन सा लाइन, सिर्फ लाइन T. ठीक है, तो लाइन T को यहाँ पे क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल ऑफ M एंड L. ठीक है ना, अगर दो लाइन खुद एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तब तो वहां पे इंटरसेक्ट या कट कर रहा है तो इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे उस दोनों को एक दूसरे का. लेकिन अगर लाइन एक ही लाइन दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है दो अलग अलग पॉइंट पे, तो उस लाइन को क्या बोलेंगे, उस समय ट्रांसवर्सल बोलेंगे. ठीक है, दूसरा फिगर में देखिए, लाइन T लाइन M को W पे इंटरसेक्ट कर रहा है और L को Y पे इंटरसेक्ट कर रहा है.
दो लाइन को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो लाइन टी तो ट्रांसवर्सल हो गया, यहाँ पे ट्रांसवर्सल हो गया किसका, ऑफ बोथ लाइन एम एंड एल, ठीक है। और लाइन एल लाइन एम को एक्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है और लाइन टी को वाई पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। लाइन एल भी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है दो लाइन को, तो लाइन एल भी ट्रांसवर्सल होगा। सिर्फ लाइन एम के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो लाइन एल इंटरसेक्टिंग लाइन है, लेकिन अगर लाइन एम और लाइन टी दोनों को एक साथ इंक्लूड करके लाइन एल के साथ कंपेयर करें तो लाइन एल यहाँ पे ट्रांसवर्सल हो जाएगा, किसका किसका, लाइन एम का और लाइन टी का, ठीक है। उसी तरीके से लाइन एम, ठीक है ना, लाइन टी को भी इंटरसेक्ट कर रहा है और लाइन एल को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, कहां कहां पे, लाइन टी को डब्ल्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देखिए मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूं, लाइन एम लाइन टी को डब्ल्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और लाइन एम लाइन एल को एक्स पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो लाइन एम क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया, किसका, लाइन टी का और लाइन एल का। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि तीनों लाइन एक दूसरे का ट्रांसवर्सल है ना। लेकिन तीसरा कंडीशन में देखिए, तीनों लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट कर रहा है तीनों लाइन एक दूसरे को, कोई भी दूसरा पॉइंट नहीं है, तो ये कंडीशन ऑफ ट्रांसवर्सल नहीं हुआ। यहाँ पे लाइन एल लाइन टी और लाइन एम तीनों एक दूसरे का इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगा, तीनों एक दूसरे का इंटरसेक्टिंग लाइन ही कहलाएगा। और इस कंडीशन में जब तीन या तीन से अधिक लाइन जब एक ही पॉइंट से पास करते हैं तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, कॉन्करेंट लाइन, ठीक है, ठीक है। इस दोनों लाइन को क्या कहेंगे, कॉन्करेंट लाइन, ठीक है। कॉन्करेंसी का हम लोग और भी अच्छे से डिफाइन हम लोग सीखेंगे जब ट्रायंगल के बारे में पढ़ने जाएंगे हम लोग, तो इसको क्या कहेंगे यहाँ पे, कॉन्करेंट लाइन, मतलब लाइंस एल टी एंड एम आर कॉन्करेंट टू ईच अदर, ठीक है, ये हम लोग कहेंगे। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि कॉन्करेंट लाइन किसको कहते हैं, ट्रांसवर्सल किसको कहते हैं और इंटरसेक्टिंग लाइन किसको कहते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन का डेफिनेशन जो रिटन डेफिनेशन है वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, एक्चुअल डेफिनेशन उसका क्या है और ट्रांसवर्सल का यूज क्या है वो हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ट्रांसवर्सल लाइन का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, ए ट्रांसवर्सल इज ए लाइन दैट पासेस थ्रू टू लाइंस इन द सेम प्लेन एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो यही मैंने बताया था कि अगर दो लाइन को कोई भी एक लाइन दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे या पास करे दो अलग अलग पॉइंट से, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल बोलेंगे। ट्रांसवर्सल का बेसिक यूज क्या है कि लाइन दो पैरेलल है या नहीं है ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं ट्रांसवर्सल के थ्रू, ठीक है। एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है या नहीं है, जिस दो लाइन को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग इस चीज को समझेंगे आगे, कि पहले समझेंगे जब पैरेलल लाइन क्या है, उसके बाद उससे पहले हम लोग समझेंगे कि जब कोई भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो चार एंगल बनाता है, 1 2 3 एंड 4। तो इसी तरह अगर कोई ट्रांसवर्सल दो लाइन से पास करेगा, कोई भी दो लाइन, कैसे भी दो लाइन से, तो यहाँ पे 8 एंगल बनाएंगे, एक लाइन 1 एंगल 2 एंगल 3 4 और इसके साथ 5 6 7 8। आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, नीचे वाला से 1 2 3 स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, और ऊपर 7 8, तो नंबरिंग में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब टोटल 8 एंगल्स बनाएंगे। अब इन 8 एंगल्स का अलग अलग नाम है, अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो वो हम लोग पहले समझेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और कैलकुलेट करेंगे इस एक्सरसाइज में, क्योंकि इसी बेस्ड पे सारा क्वेश्चंस है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे जो भी चार एंगल्स बनाएंगे, सॉरी 8 एंगल्स बनाएंगे, उनका अलग अलग नाम है, कैसे कहलाते हैं अलग अलग एंगल्स, ठीक है ना। तो
एंगल्स तो हम लोग सबसे पहले देख चुके हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं। तो देखिए ये जो जो भी एंगल्स बनाते हैं उसका नाम लिखा हुआ पहले सप्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलते हैं। कोई भी दो एंगल जो 180 डिग्री बनाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है, मान लेते हैं इसका नाम टी है, ये एल है और ये एम है। लाइन टी और एल का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो रहा है, तो लाइन वन एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री होगा। एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री होगा। उसी तरीके से नीचे अगर देख ले तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 भी 180 डिग्री होगा। एंगल 5 प्लस एंगल 7 भी 180 डिग्री होगा। एंगल 7 प्लस एंगल 8 भी 180 डिग्री होगा। एंगल 8 प्लस 6 भी 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो ये सारा कॉम्बिनेशन हम लोगों को मिल जाएगा, जो कि सप्लीमेंट्री भी होंगे, लीनियर पेयर्स भी होंगे, ठीक है। लीनियर पेयर भी है और ये सप्लीमेंट्री भी है। तो ये सारे एंगल्स पहले फॉर्म करता है ट्रांसवर्सल। उसके बाद इंटीरियर एंगल किसको बोलते हैं, तो जो दो लाइन हम लोगों के पास है, जैसे ये जो लाइन है हम लोगों के पास, ये जो लाइन है लाइन एल और ये जो लाइन है लाइन एम, तो ट्रांसवर्सल जब इसको इंटरसेक्ट कर रहा है तो इस दोनों के बीच में, मतलब इस रीजन में जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ठीक है, इस रीजन में जो भी एंगल फॉर्म हो रहे हैं उसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल्स। तो हम लोग जब इंटीरियर एंगल्स को का नाम लिखेंगे तो इंटीरियर एंगल्स में कौन कौन से आ जाएंगे, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 6 और एंगल 4। और जो बाकी बचे जो बाहर के एंगल्स हैं उसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। उसमें कौन कौन से आ जाएंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। इतना आप लोगों को पहले समझ लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो लाइन, एक ट्रांसवर्सल जब दो लाइन को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो 8 एंगल बनाएगा, ठीक है। उसके बाद उसमें लीनियर पेयर्स बनाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बनेंगे, ठीक है। इंटरनल एंगल्स किसको बोलेंगे और एक्सटर्नल एंगल्स किसको बोलेंगे, ये आप लोगों को समझ लेना है पहले, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल्स में भी, ठीक है ना, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, मतलब पेयर किया गया है, उसको पेयर बनाया गया, दो एंगल को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया गया है। तो इसमें क्या होता है, एक को इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है ना। को इंटीरियर्स कौन से एंगल कहलाएंगे, तो जो एंगल इंटीरियर हो, ठीक है ना, को इंटीरियर, दो एंगल इंटीरियर हो और ट्रांसवर्सल के एक साइड हो उसको बोलेंगे को इंटीरियर। और जो एंगल एक्सटीरियर हो और ट्रांसवर्सल के एक साइड हो उसको बोलेंगे को एक्सटीरियर। जैसे को इंटीरियर्स का पेयर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, को इंटीरियर पेयर। देखिए एंगल 3 और एंगल 5 दोनों इंटीरियर हैं और एक ही साइड है ट्रांसवर्सल के, तो इसको क्या बोलेंगे, को इंटीरियर। उसी तरीके से एंगल 4 और एंगल 6 दोनों इंटीरियर एंगल है और दोनों एक ही साइड है ट्रांसवर्सल के, तो क्या बोलेंगे उसको, को इंटीरियर। उसी तरीके से को एक्सटीरियर में भी देख लेते हैं, एंगल 1 और एंगल 7 दोनों एक ही साइड है ट्रांसवर्सल के और दोनों एक्सटीरियर हैं, ठीक है ना। तो दोनों को क्या बोलेंगे, को एक्सटीरियर एंगल्स। और एंगल 8 और एंगल 2 दोनों एक ही साइड है ट्रांसवर्सल के, ठीक है ना, और एक्सटीरियर है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, को एक्सटीरियर एंगल्स। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं पहले कि को एक्सटीरियर किसको कहते हैं, को इंटीरियर किसको कहते हैं, इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, सप्लीमेंट्री कौन कौन से एंगल्स होंगे, लीनियर पेयर कौन कौन से एंगल्स होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स किसको बोलते हैं, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स किसको बोलते हैं, कोई भी दो एंगल जो लाइक कॉर्नर पे हो, लाइक कॉर्नर किसको बोलते हैं, मतलब एक जैसा कॉर्नर, ठीक है ना, एक जैसा कॉर्नर, उसको बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखिए जैसे मान लीजिए हम दो कॉर्नर ड्रॉ कर रहे हैं, रूम आप देख लिया, रूम आपके पास होगा, एक स्क्वायर है ये और एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल है ये, ठीक है, ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है, इतना तो पता होगा। अब हम लोगों के पास है क्या कि यहाँ पे कोई भी चीज मान लीजिए रखा हुआ आपके पास, यहाँ पे एक आपने
टेबल रखा हुआ है, और इस रूम में भी, दूसरे रूम में भी जो एक रेक्टेंगल रूम है उसमें भी यहीं पे टेबल रखा हुआ है, और दोनों का दरवाजा इस साइड ही है। तो आप क्या बोलेंगे कि दोनों रूम में टेबल एक ही कॉर्नर पे रखा हुआ है, एक ही साइड रखा हुआ है ना। तो उसी तरीके से दोनों रूम में टेबल एक ही साइड पे रखा हुआ, तो उसी तरीके से इसमें भी देखेंगे तो दो एंगल जो एक ही साइड पे रखा हुआ, एक ही कॉर्नर पे रखा हुआ है, ठीक है ना। तो जैसे देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल 1 और एंगल 5, दोनों एक ही कॉर्नर पे रखा हुआ है, ठीक है ना। उसी तरीके से एंगल 2 और एंगल 6 एक ही कॉर्नर पे रखा हुआ है, ठीक है। एंगल 3 और एंगल 7 एक ही कॉर्नर पे रखा हुआ है, और एंगल 4 और एंगल 8 एक ही कॉर्नर पे रखा हुआ है। तो ये सारे एंगल एक ही कॉर्नर पे रखा है। जैसे जिस कॉर्नर पे एंगल 1 रखा हुआ उसी कॉर्नर पे एंगल 5 भी रखा हुआ है, जिस कॉर्नर पे एंगल 2 रखा हुआ उसी कॉर्नर पे एंगल 6 भी रखा हुआ है, जिस कॉर्नर पे एंगल 3 रखा हुआ उसी कॉर्नर पे एंगल 7 भी रखा हुआ है, और जिस कॉर्नर पे 4 रखा हुआ उसी कॉर्नर पे एंगल 8 भी रखा है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स किसको बोलेंगे, कौन किससे कोरस्पॉन्डिंग होगा। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी एक रिलेटिव एंगल की तरह होता है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 1 इज corresponding to corresponding to एंगल 5, और सिमिलर वे में इसका अपोजिट भी होगा, एंगल 5 इज ऑल्सो corresponding to एंगल 1। उसी तरीके से एंगल 2 इज corresponding to एंगल 6, एंगल 4 इज corresponding to एंगल 8, और एंगल 3 इज corresponding to एंगल 7। तो ये हो जाएगा corresponding प्रॉपर्टी ऑफ एंगल्स, ठीक है ना। तो ये corresponding एंगल्स कहलाएंगे एक दूसरे के। तो हम लोग समझ चुके हैं कि corresponding एंगल किसको कहते हैं। अब उसी तरीके से हम लोग समझेंगे कि अल्टरनेट एंगल्स किसको बोलेंगे। यहाँ पे हम लोग समझेंगे अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट किसको बोलेंगे, अल्टरनेट एंगल किसको बोलेंगे, जो एक दूसरे के अल्टरनेट हो, मतलब अपोजिट हो, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में रखा हुआ है एंगल, वैसा एंगल को बोलेंगे अल्टरनेट एंगल्स। जैसे देखिए एंगल 5, ठीक है, और एंगल 4, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रखे हुए हैं। मतलब एंगल 5 का ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ऊपर वाला जो पोर्शन है उससे हम लोग समझेंगे। इसको समझने का और भी आसान तरीका है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग पहले समझ लेते हैं एंगल 5, देखिए ये वाला पोजीशन, और एंगल 4 का ये वाला पोर्शन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में देख रहा है ना। तो ये दोनों एक दूसरे का अल्टरनेट एंगल हो गया। उसी तरह एंगल 2 का ये वाला पोर्शन, ये वाला जो मैं कांटा कांटा बना रहा हूँ, और एंगल 7 का ये वाला पोर्शन, ये देखिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में देख रहा है। उसी तरह एंगल 1 का भी ये वाला पोर्शन, ठीक है, और एंगल 8 का ये वाला पोर्शन, दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में देख रहा है, ठीक है। एंगल 3 का ये वाला पोर्शन और एंगल 6 का ये वाला पोर्शन, दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में देख रहा है। तो ये सारे एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स होंगे। कौन कौन से होंगे अल्टरनेट एंगल, तो एंगल 5 का, एंगल 5 इज अल्टरनेट टू एंगल 4। उसी तरीके से एंगल 5 के बाद हम लोग 6 ले लेते हैं, एंगल 6 इज अल्टरनेट टू एंगल 3। एंगल 1 इज अल्टरनेट टू एंगल 8। एंगल 2 इज अल्टरनेट टू एंगल 7। इसमें उल्टा भी होगा, मतलब एंगल 4 विल बी आल्सो अल्टरनेट टू एंगल 5, एंगल 3 will be also alternate to angle 6, angle 8 will be also alternate to angle 1, and angle 7 will be also alternate to angle 2। मतलब दोनों एक दूसरे का अल्टरनेट होगा, ठीक है, समझ में आया। अब
अल्टरनेट एंगल्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स में दिक्कत क्या है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स में देखिएगा, जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स का हम लोग थ्योरी देख रहे थे तो इसमें एक एंगल, जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल का एक एंगल है, जैसे एंगल वन इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल 5 है, तो एक एंगल एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर हम लोगों ने पढ़ा है, तो एक एंगल देखिए एंगल 1 एक्सटीरियर है और एंगल 5 क्या है, इंटीरियर है। तो यहाँ तो एक एंगल एक्सटीरियर और एक एंगल इंटीरियर में कंपेरिजन हो रहा है। लेकिन जैसे अल्टरनेट वाले कंडीशन में जाएंगे तो जो भी अल्टरनेट एंगल है, जैसे एंगल 5 अल्टरनेट है 4 का, एंगल 5 अल्टरनेट है एंगल 4 का, तो एंगल 5 भी इंटरनल है और एंगल 4 भी इंटरनल एंगल है, इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 6 भी इंटीरियर है और एंगल 3 भी इंटीरियर है। उसी तरह एंगल 1 एंगल 8 का है अल्टरनेट एंगल्स, तो एंगल 1 एक्सटीरियर है तो एंगल 8 भी एक्सटीरियर है, और एंगल 2 और एंगल 7 एक दूसरे का अल्टरनेट है, तो एंगल 2 एक्सटीरियर है तो 7 भी एक्सटीरियर है। यहाँ से हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि दोनों अल्टरनेट एंगल हैं और दोनों इंटीरियर हैं, इसीलिए जो भी इंटीरियर वाला अल्टरनेट होगा उसको बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये दोनों यहाँ पे एक्सटीरियर हैं तो इसको बोलेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही कहता है कि हम लोग अभी समझ रहे हैं फिलहाल कि अल्टरनेट किसको कहते हैं, करस्पॉन्डिंग किसको कहते हैं। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये पहली बार आप लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा मतलब जहां तक मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन में बना दूंगा वहां तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में पूरा एक्सरसाइज क्वेश्चन हो सकता है 1-1.5 घंटे का वीडियो बने। लेकिन आप इसको जब भी टाइम मिले अच्छे से बैठ करके आराम से इसको फुल देखिएगा, ठीक है। और जो बताते जाएंगे उसको कॉपी में लिखते जाइएगा, जैसे जैसे फिगर बनाते जाएंगे वो भी कॉपी में बनाते जाइएगा, पहले रफ कॉपी में, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक बार फिर से हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं कि अल्टरनेट किसको कहेंगे, करस्पॉन्डिंग किसको कहेंगे, इंटीरियर किसको कहेंगे। एक ही फिगर में सब कुछ देख लेते हैं हम लोग। हम लोगों के पास ये फिगर है, ठीक है। मैं कॉलम बना दे रहा हूँ ताकि आसानी हो आप लोगों को समझने में। सबसे पहले मैं इंटीरियर एंगल्स लिखूंगा, फिर एक्सटीरियर एंगल्स लिखूंगा, फिर मैं करस्पॉन्डिंग, अब देखिए दो एंगल करस्पॉन्डिंग रहते हैं तो करस्पॉन्डिंग पेयर्स लिखूंगा, और उसी तरह अल्टरनेट में भी दो रहते हैं तो अल्टरनेट पेयर्स लिखूंगा। पेयर्स लिखूंगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कुछ नया चीज भी समझेंगे, जैसे देखिए इंटीरियर एंगल्स में कौन कौन से हैं, आप लोग खुद से ही बना सकते हैं। इंटीरियर में देखिए एंगल 3, एंगल 5, एंगल 6 और एंगल 4। एंगल 3, एंगल 5, एंगल 6 और एंगल 4। एक्सटीरियर एंगल में कौन कौन से हैं, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 7 और एंगल 8। कोरस्पॉन्डिंग पेयर्स में कौन कौन से हैं, एंगल 1 इज कोरस्पॉन्डिंग टू एंगल 5, एंगल, बस पेयर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, एंगल 1 एंगल 5 एक दूसरे का कोरस्पॉन्डिंग है। उसी तरीके से एंगल 2 एंगल 6 एक दूसरे का करस्पॉन्डिंग है। उसी तरीके से एंगल 3 एंगल 7 एक दूसरे का करस्पॉन्डिंग है, और एंगल 4 और एंगल 8 एक दूसरे का करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, अल्टरनेट पेयर्स में एंगल 1 और एंगल 8 एक दूसरे का अल्टरनेट है, एंगल 2 और एंगल 7 एक दूसरे का अल्टरनेट है, एंगल 3 और एंगल 6 एक दूसरे का अल्टरनेट है, एंगल 4 और एंगल 5 एक दूसरे का अल्टरनेट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को। उसी तरह हम लोग आगे देखते हैं कि इंटीरियर एंगल्स में मैंने आपको पहले बताया कि इंटीरियर एंगल्स में को इंटीरियर का पेयर हम लोग बनाते हैं और को एक्सटीरियर का पेयर बनाते हैं। तो उसी तरह जब हम लोग को इंटीरियर का
को इंटीरियर एंगल्स के बारे में लिखेंगे तो कौन कौन से पेयर आएंगे हम लोगों के पास, और को एक्सटीरियर एंगल्स के पेयर लिखेंगे तो कौन कौन से एंगल्स आएंगे हम लोगों के पास। तो देखिए, जब हम लोग को इंटीरियर एंगल्स लिखेंगे तो हम लोगों के पास कौन कौन से हैं, देखिए एंगल 3 और एंगल 5 एक ही साइड है ट्रांसवर्सल के, ठीक है, और दोनों इंटरनल है तो को इंटीरियर हो जाएंगे ये। और इधर साइड अगर देखें तो 6 और 4 है, या 4 या 6 लिखिए, आप इसको अरेंजमेंट में किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, 4 या 6, एंगल 4 और एंगल 6, ठीक है। उसी तरह को एक्सटीरियर एंगल्स में एंगल 1 और एंगल 7 एक ही साइड है ट्रांसवर्सल के, और एक ही तरफ है, और एंगल 2 और एंगल 8। ये तो हम लोग को एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। अब उसी में अभी पिछले स्लाइड में मैंने बताया था कि अल्टरनेट एंगल्स में ही अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर होते हैं। किस कंडीशन में, जब दोनों अल्टरनेट एंगल इंटीरियर हो, ठीक है ना, तो वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे, और जब दोनों अल्टरनेट एंगल एक्सटीरियर हो तो क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो अगर हम लोग इस अल्टरनेट पेयर जो हम लोगों ने निकाला है, इसमें हम लोग क्लासिफाई कर ले तो देखिए एंगल 1 और एंगल 8 दोनों बाहर का एक्सटीरियर एंगल्स है, और एंगल 2 और एंगल 7 ये भी दोनों बाहर का है, तो ये दोनों पेयर कहलाएंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, और ये दोनों कहलाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर। तो हम लोगों को यहाँ पे एक्चुअली समझना क्या है, हम लोगों को बस ये समझना है कि करस्पॉन्डिंग पेयर, जैसे करस्पॉन्डिंग पेयर का डेफिनेशन नहीं समझना है, अल्टरनेट पेयर्स का डेफिनेशन नहीं समझना है, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स का डेफिनेशन नहीं समझना है। हम लोगों को समझना है कि ये एंगल होते कहाँ पे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहाँ पे होंगे, अल्टरनेट एंगल्स कौन कौन से होंगे, इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे, एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे, को इंटीरियर कौन कौन से होंगे, इंटीरियर एंगल्स का ही पार्ट है को इंटीरियर, लेकिन कौन कौन से होंगे को इंटीरियर एंगल्स, को एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे, लीनियर पेयर्स कौन कौन से होंगे, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन से होंगे। ये हम लोगों को बस समझना है कि हाँ ये दोनों एंगल है तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर होगा, ये दोनों करस्पॉन्डिंग होगा, ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स है, को इंटीरियर है, ये दोनों को एक्सटीरियर है, ठीक है। तो ये हम लोगों को समझना है, ठीक है। इसका यूज आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अब सीखेंगे कि पैरेलल लाइंस किसको बोलते हैं पहले, ठीक है। What is a parallel line? Parallel lines are two lines that are always the same distance apart and never touch, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि पैरेलल लाइंस कौन से लाइन है जो एक दूसरे के सेम डिस्टेंस, मतलब पर सेम डिस्टेंस अपार्ट है, एक दूसरे के बराबरी दूरी पे है हमेशा, कभी भी मिल नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना, इंटरसेक्टिंग कभी नहीं हो सकते वो, तब वो पैरेलल लाइन कहलाएंगे, जब वो कभी टच नहीं करेंगे एक दूसरे को। जैसे मान लीजिए मैंने एक लाइन ड्रॉ किया ये, और एक लाइन ड्रॉ किया ये, मैं इसको ब्लू कलर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ ये, ठीक है। तो अब देखिए ये लाइन एल है और ये लाइन एम है। लाइन एल और एम के साथ क्या कंडीशन है कि लाइन एल को जब आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि बढ़ा सकते हैं, लाइन का तो कोई डायमेंशन नहीं होता, वो तो उसका तो लेंथ इनफाइनाइट हो सकता है, कितना भी हो सकता है, कोई भी आगे बढ़ सकता है, किधर भी बढ़ सकता है, राइट साइड लेफ्ट साइड किधर। और लाइन एम का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जाके मिलेंगे, तो इन दोनों लाइन को हम लोग पैरेलल लाइंस नहीं बोलेंगे, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये आगे जाके मिल रहे हैं, ठीक है, अगर बढ़ा दिया जाए तो, लेकिन पैरेलल लाइंस ये नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसी लाइन को हम लोग मूव टर्न कर दें हल्का इस तरीके से, इस तरीके से, और ये एक पोजीशन पे ऐसा आ जाए, ये दोनों को कितना भी बढ़ा लिया जाए और इसको भी कितना भी बढ़ा लिया जाए, तो कभी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, ठीक है।
तो इस कंडीशन को कहेंगे पैरेलल लाइंस, मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ए लाइन इज पैरेलल टू एम, कभी नहीं एक दूसरे से मिल पाएंगे कहीं भी, ठीक है, चाहे उधर बढ़ा लिया जाए, चाहे अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड आप बोलना चाहते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड बोलिए, लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ा लिया जाए, इधर ही बढ़ा लिया जाए, कहीं भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो फाइंड आउट करने का बेस्ट तरीका कैसे है कि दोनों एक दूसरे का पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो ये हम लोग क्लास 6 में कंस्ट्रक्शन में पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि अगर किसी लाइन को एक दूसरे लाइन के पैरेलल बनाना है तो हम लोग क्या करते थे, एक लाइन ड्रॉ करते थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग किसी भी पॉइंट पे इस लाइन के, मान लीजिए लाइन एल के पैरेलल हमको एक लाइन बनाना है, तो लाइन एल पे एक पॉइंट देते थे एम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री ड्रॉ कर लेते थे। अब जहां पे भी पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों को पैरेलल बनाना है इसके, तो पी पे भी एक 90 डिग्री ड्रॉ कर देते थे, ठीक है। और ये जो 90 डिग्री वाला लाइन होता था ये पैरेलल हो जाता था, ये एल के पैरेलल हो जाता था। यहाँ तो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर एक्चुअल कंस्ट्रक्शन आप करें तो यहाँ पे पैरेलल आएगा, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि वैसा ही बना दूं पैरेलल, ठीक है। तो ये पैरेलल आएगा, मतलब लाइन एल और एम एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा, इस तरीके बनाते थे। एक और कंस्ट्रक्शन था हम लोगों के पास जिसमें हम लोगों को लाइन एल से पॉइंट पी पे एक पैरेलल बनाना है, तो क्या करते थे, पॉइंट पी से एल को मिलाते थे एक लाइन को, इस पॉइंट को एम देते थे, यहाँ पे जितना एंगल ये बना उतना ही एंगल इधर बना देते थे, ठीक है। और इस एंगल से इसको मिलाते हुए बढ़ाते थे, तो जो ये लाइन जाता था, ये लाइन अगर इसको पॉइंट का नाम हम क्यू दे देते हैं और इसका लाइन का नाम मिलता तो एल और एम पैरेलल रहता था। तो ये सब कंडीशन हम लोग क्यों यूज करते थे पैरेलल लाइन बनाने में। अब ये एंगल हम लोगों ने ड्रॉ किया और ये एंगल हम लोगों ने ड्रॉ किया, तो दोनों इक्वल हम लोगों ने ड्रॉ किया, तो पैरेलल ही क्यों बना, ठीक है ना। और इक्वल ही क्यों ड्रॉ किया। अब यहाँ भी देखिए ये वाला 90 डिग्री, इधर वाला भी एंगल 90 डिग्री और इधर वाला भी एंगल 90 डिग्री, सेम कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है। तो और तो ये दोनों एंगल इक्वल ही क्यों हुआ हमेशा, ठीक है ना। और इक्वल जब जब भी हुआ तो ये वाला लाइन ऐसा कैसे बन गया कि ये वाला लाइन इसको मीट नहीं कर रहा है। तो ये सब कंडीशन है पैरेलल लाइंस का, ठीक है। यहीं से हम लोग समझेंगे, अगर यहीं से आपको समझ में आता तो ये देखिए, इसको बढ़ा दे अगर हम लोग आगे, तो अभी जो मैंने फिगर बनाया था ये ट्रांसवर्सल था, ठीक है। और ये लाइन एल है और एम है और ये दो पॉइंट पी पी है और ये क्यू है, ठीक है। और ये एंगल और ये एंगल क्या कहलाएगा, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल कहलाएगा। और इंटीरियर, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं पैरेलल लाइन में। ये हम लोग इसी तरीके से सीखेंगे आगे चल के, ठीक है ना। अभी आगे हम लोग चल रहे हैं। तो ये तो पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट है कि पैरेलल लाइन किसको बोलेंगे, जो कभी एक दूसरे से मीट ना कर पाए, ठीक। तो हम लोग पैरेलल लाइन समझ गए कि जब भी कोई भी दो लाइन एक दूसरे से कभी मिलेगा नहीं, ठीक है ना, कहीं भी कितना भी बढ़ा लें तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन बोलेंगे। अब ये जो हम लोगों के पास यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है सेम डिस्टेंस अपार्ट, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे आगे, जस्ट इसके आगे जब हम लोग परपेंडिकुलर लाइंस पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है। परपेंडिकुलर लाइन वो लाइन होता है जो किसी भी दूसरे लाइन पे 90 डिग्री पे कट करता है दूसरे लाइन को, या 90 डिग्री बनाता है। जैसे लाइन एल पे अगर लाइन एम 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल भी 90 होगा, ये वाला एंगल भी 90 होगा। क्यों 90 होगा, क्योंकि ये दोनों तो एडजेसेंट सप्लीमेंट्री हैं, लीनियर पेयर हैं, तो एक 90 तो दूसरा भी 90 होगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। उसी तरीके से अगर लाइन एम पे देखें तो ये वाला एंगल भी 90 होगा, या इसी तरह देख लीजिए ना, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, 90 होगा, और इसके वर्टिकली अपोजिट ये है तो ये भी 90 होगा, ठीक है। तो इस तरीके का कंडीशन जब भी हो ना, तो कह सकते हैं कि लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम। परपेंडिकुलर को हम लोग कैसे दिखाते हैं, तो एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, ये है परपेंडिकुलर का, ठीक है। ये परपेंडिकुलर का साइन है, दिस इज द साइन ऑफ परपेंडिकुलर,
पैरेलल लाइन में भी मैंने आपको साइन बताना भूल गया, ठीक है ना, तो वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जस्ट अभी इसके बाद, ठीक है। लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम। अब लाइन एल परपेंडिकुलर एम पे है, मतलब लाइन एल 90 डिग्री अगर बना रहा है तो लाइन एम भी तो 90 डिग्री ही बना रहा है, तो ये दोनों रिलेटिव है। मतलब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि लाइन एम इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू लाइन एल। दोनों कंडीशन आप लिख सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी। अब ये परपेंडिकुलर लाइन से हम बताने वाले थे आपको कि सेम डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट पे फिर से चलते हैं दोबारा। तो आगे हम लोग पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट पे। अब देखिए क्या है कि सेम डिस्टेंस किसको कहते हैं, तो हम लोग समझेंगे कि पहले कि पैरेलल लाइंस को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लाइन एम, लाइन एल और लाइन एम पैरेलल है, तो लिखेंगे लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम, ठीक है। ये डबल बार और क्लोज रहेगा, ये हल्का सा क्लोज रहेगा, ठीक है। ये सिंबल है, जहां भी लिखा हुआ हो इस तरह का सिंबल, मतलब समझ लीजिए कि लाइन एम एंड एल बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। एक लाइन कोई दूसरा लाइन के पैरेलल है तो दूसरा लाइन भी पैरेलल लाइन के पैरेलल ही होगा, ये तो नेसेसरी है, ठीक है ना। अब हम लोग समझेंगे कि डिस्टेंस अपार्ट का मतलब क्या हुआ। डिस्टेंस अपार्ट का मतलब हुआ, पहले ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया आपने। डिस्टेंस अपार्ट का मतलब हुआ कि अगर कोई भी दो लाइन है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एल है और ये लाइन एम है, या कोई भी लाइन, आप कोई दूसरा नाम भी ले सकते हैं, ठीक है ना, मैं एल और एम ही ले रहा हूँ। तो एल के किसी पॉइंट पे आप 90 डिग्री ड्रॉ करो, ठीक है, और एक्सटेंड कर दो इसको। 90 डिग्री ड्रॉ किया और इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। उसी तरह लाइन एल पे भी 90 डिग्री, लाइन एल पे किसी और पॉइंट पे 90 डिग्री ड्रॉ करो और फिर एक्सटेंड करो किसी भी एक पॉइंट पे, किसी भी दूसरे पॉइंट पे। इस यहाँ पे इस पॉइंट को पी मान लीजिए, इस पॉइंट को क्यू मान लीजिए, दोनों पे 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब जब हम लोग जब मेजर करेंगे, मान लेते हैं लाइन एम पे ये पॉइंट एक जेड है और ये पॉइंट डब्ल्यू है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जेड पी को जब कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जब कैलकुलेट करेंगे जेड पी का, और डब्ल्यू क्यू का जब लेंथ कैलकुलेट करेंगे, तो दोनों का लेंथ सेम आएगा, मतलब जेड पी का लेंथ इज इक्वल टू डब्ल्यू क्यू का लेंथ आएगा, ठीक है। और इसी को बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अब यहीं पे अगर ऐसा लाइन रहता, ठीक है, और यहाँ पे आप 90 डिग्री ड्रॉ करते तो ये कुछ इधर ऐसा चला जाता, और यहाँ पे आप 90 डिग्री ड्रॉ करते तो ये कुछ इधर ऐसा चला जाता, ठीक है। तो अब जैसे ही डिस्टेंस आप मेजर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, दोनों का अलग अलग आएगा। तो जैसे ही दोनों दो किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस अलग अलग आया, तो ये दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल नहीं है, नॉट पैरेलल। और जैसे ही दोनों डिस्टेंस सेम आया तो दिस विल बी पैरेलल। इसी को बोलते हैं डिस्टेंस। हम लोगों ने सेट स्क्वायर से भी फाइंड आउट करना सीखा था, दो सेट स्क्वायर को रख करके और पता करते थे कि पैरेलल है या नहीं, कैसे, तो वो भी देख लेते हैं। जब एक हम लोगों के पास कंस्ट्रक्शन है, पिछले बार एक लाइन था और दूसरा लाइन भी ड्रॉ किया हुआ रहता था और फाइंड आउट करना रहता था कि पैरेलल है या नहीं, ये पैरेलल है या नहीं, तो वी यूज अ सेट स्क्वायर टू फाइंड द दैट द लाइन इज पैरेलल और नॉट। तो हम लोग सेट स्क्वायर से क्या करते थे, इसका लेंथ मेजर करते थे, इस पे बेस रखते थे, इस तरह का होता है सेट स्क्वायर कुछ, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे बेस रखते थे और ये लेंथ मान लेते हैं, यहाँ पे ये जीरो रहता था हम लोगों के पास, ये जीरो, और यहाँ पे मान लीजिए 6 आया, ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर हुआ। अब इसी सेट स्क्वायर को फिर हम लोग मूव करते थे आगे, बेस को कांस्टेंट रखते हुए, और फिर किसी भी पॉइंट पे और इसको रख लेते थे, मूव करके ले आते थे, ठीक है।
और उस पॉइंट पे भी यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे 6 आता था और यहाँ पे 0 जैसे ही आता था, यहाँ 0 और यहाँ 6 आता था, तो क्या बोलते थे हम लोग कि ये लाइन अगर y है और ये z है तो लाइन y इज पैरेलल टू लाइन z, ये हम लोग बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या एक्चुअली कर क्या रहे हैं, एक्चुअली हम लोग ये कर रहे हैं कि ये देखिए, ये तो सेट स्क्वायर का ये वाला 90 डिग्री होता है, ठीक है, और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा इसका, तो अल्टरनेट एंगल इसका इक्वल हो जाएगा। उसी तरह इसमें भी 90 डिग्री और 90 डिग्री, तो ये सब भी हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस के साथ साथ एंगल भी मेजर कर रहे थे, इसीलिए हम लोगों का पता चल रहा था कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने सीखा था। तो आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग समझेंगे जो मैंने बताया था पहले कि ट्रांसवर्सल लाइन का यूज पैरेलल लाइन ड्रॉ करने में कैसे होता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने इसका कंस्ट्रक्शन किया, लेकिन वहां पे डिस्कस नहीं किया मैंने कि ये देखिए ट्रांसवर्सल लाइन का यूज कैसे हम लोग करते हैं। तो जैसे देखिए, मान लीजिए ये लाइन है और इसमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है हम लोगों को। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करना है जो इसके पैरेलल हो, मतलब ये लाइन एम है और एक लाइन एल ड्रॉ करना है जो इसके पैरेलल है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर देते हैं, एक इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब दूसरा लाइन जो इसको कट करेगा तो तब ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जितना एंगल आया, ये एंगल जो आया, ठीक है, उतना ही एंगल इस लाइन पे किसी पॉइंट पे हम लोगों ने बना दिया और इसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो अगर ये एंगल मान लीजिए 60 डिग्री और ये भी एंगल 60 डिग्री हो गया, तो ये लाइन एम और एन दोनों पैरेलल हो जाएगा। तो ये ट्रांसवर्सल का यूज है। अब देखिए यहाँ पे टी ट्रांसवर्सल हो गया, ठीक है ना, तो ट्रांसवर्सल का हेल्प लेकर के हम लोगों ने बनाया। अब हम लोगों ने एंगल के बारे में समझा। ठीक है, कि जब एक ट्रांसवर्सल कोई भी दो लाइन को से पास करता है, कोई भी दो लाइन से पास करता है, तो कैसा कैसा कितना एंगल बनाता है, किस किस टाइप का एंगल बनाता है, कितना एंगल्स बनाता है। ठीक है, उसके बाद दो लाइन पैरेलल कब कहलाते हैं, दो लाइन इंटरसेक्टिंग कब कहलाते हैं, ये सब हम लोगों ने देख लिया। परपेंडिकुलर्स कब कहलाते हैं ये भी देखा हम लोगों ने। अब हम लोग देखेंगे कि जिस चीज के लिए हम लोगों ने अभी तक इतना चीज सीखा, वो चीज रियली हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं यहाँ पे जिसका यूज एक्चुअली में, यूज सब चीज का है, सब एक दूसरे से कंबाइंड ही है, लेकिन एक्चुअली में यूज आने वाला है आगे, जो हम लोग एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए, अगर कोई दो लाइन एल, लाइन एम पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल है जो है टी, ठीक है, तो मैं कलर यूज नहीं करूंगा, मैं विदाउट कलर एक ही कलर से मैं सारा एंगल का वहां पे डिनोट कर देता हूँ। जैसे नंबर लिख देता हूँ मैं, एंगल 1, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6, एंगल 7 और ये एंगल 8। अब आप लोगों को यहाँ पे क्लियर होगा कि कौन सा एंगल करस्पॉन्डिंग है, कौन सा एंगल अल्टरनेट है, कौन सा एंगल अल्टरनेट इंटीरियर है, कौन सा एंगल को इंटीरियर है। ठीक है, मैं सिर्फ कंडीशन बता रहा हूँ। ये अगर आपको पता नहीं है तो पीछे बैक जाकर के देख लीजिए, क्योंकि तो उसको समझना जरूरी है। तो जब दो लाइन पैरेलल हैं, व्हेन L is parallel to M and T is transversal, then first corresponding angles are equal, दूसरा alternate angles either interior और exterior दोनों होगा, either exterior और interior are equals। ठीक है, को इंटीरियर और को एक्सटीरियर comes to 180 डिग्री। ठीक है, ये हम लोगों को समझना है। ये 3 पॉइंट हमेशा एकदम दिमाग में रख लेना है बढ़िया से, कि अगर लाइन एल और एम पैरेलल है एक दूसरे के, तो जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है, पहले ये समझ लीजिए
करस्पॉन्डिंग पेयर से है। मतलब देखिए जैसे यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक बार समझा दे रहे हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर कौन कौन से हैं? एंगल 1 और एंगल 5 करस्पॉन्डिंग है, क्या? एंगल 2 एंगल 6 करस्पॉन्डिंग है, एंगल 4 एंगल 8 करस्पॉन्डिंग है, और एंगल 3 और एंगल 7 करस्पॉन्डिंग है। तो इसका मतलब ये सारे पेयर से करस्पॉन्डिंग एंगल्स के, तो मतलब एंगल 1 जो होगा एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 2 जो होगा एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 4 जो होगा एंगल 8 के बराबर होगा, एंगल 3 जो होगा वो एंगल 7 के बराबर होगा। ऐसा नहीं होगा कि एंगल 1 भी करस्पॉन्डिंग एंगल 5 के और एंगल 2 करस्पॉन्डिंग एंगल 6 के, तो एंगल 1 को 2 के इक्वल कर दिया। ठीक है, ये काम नहीं करना है। मतलब ये नहीं करना है कि जैसे कि एंगल 1 एंगल 5 के बराबर हो गया और एंगल 2 एंगल 6 के बराबर हो गया तो एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर कर देना, ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कंडीशंस है वैसा हो सकता है। जब सारा एंगल्स 90 होगा तो हो जाएगा। सारा एंगल अगर 90 है, एंगल 1 भी 90, 2 भी 90, 3 भी 90, 4 भी 90, अगर इस तरीके का कंडीशन रहे, यहाँ पे सारा एंगल 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, यहाँ भी सारे एंगल्स 90, तो सारे एंगल्स इक्वल है तो उसमें करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पे अनइक्वल है, एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के साथ अनइक्वल है, तो वहां पे वो वाला कंडीशन नहीं लागू होगा। ठीक है, उसी तरीके का अल्टरनेट एंगल्स, चाहे वो इंटीरियर हो चाहे वो एक्सटीरियर हो, दोनों इक्वल होंगे। मतलब जैसे अल्टरनेट हम लोग अगर इंटीरियर अल्टरनेट अगर हम लोग इंटीरियर एंगल्स को लें, अल्टरनेट अगर हम लोग इंटीरियर एंगल्स को लें, हम लोगों के पास क्या आएगा? एंगल 4 एंगल 6 एंगल 3 एंगल 5। तो मतलब एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 5। ठीक है, और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स अगर लें, एंगल 1 और एंगल 7 को लें, एंगल 2 और एंगल 8 को लें, तो क्या होगा? एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा। को इंटीरियर लें तो सम्स 180, मतलब को इंटीरियर अगर लें एंगल्स, मैं थोड़ी देर के लिए अपना वीडियो ऑफ कर रहा हूँ। को इंटीरियर ताकि आप लोगों को दिखे, को इंटीरियर एंगल्स लें तो हम लोगों के पास कौन कौन से को इंटीरियर? एंगल 4 और एंगल 5 को इंटीरियर एक दूसरे के, एंगल 3 और एंगल 6 एक दूसरे के। तो मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 5 क्या होगा? 180 डिग्री होगा, और एंगल 3 प्लस एंगल 6 जो होगा वो 180 होगा। को एक्सटीरियर एंगल लें अगर, ठीक है, तो एंगल कौन कौन से? एंगल 1 और एंगल 8 और एंगल 2 और एंगल 7। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 8 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 2 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री। अब सप्लीमेंट्री एंगल लीनियर पेयर वाला में तो आपको पता ही है एंगल 1 प्लस एंगल 2 लीनियर पेयर कैसे कौन सा बनेगा। ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट पता है तो वो बताने की जरूरत है नहीं अभी, क्योंकि वो पहले बता चुके हैं। तो लेकिन ये सब चीज आप लोग इस चीज को ध्यान में रखना है। ये सारे कंडीशंस कब फॉलो होंगे? जब एक ट्रांसवर्सल कोई दो पैरेलल लाइन के थ्रू से पास कर रहा है, ठीक है, तभी वो ये कंडीशन फॉलो होंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग चलेंगे कि क्यों करस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल होता है, क्यों अल्टरनेट एंगल एक दूसरे के इक्वल होता है, और क्यों कोइंटीरियर एंगल सम्स 180 होता है। ये हम लोग समझ लेते हैं ताकि आगे चल के हम लोगों को दिक्कत ना हो। क्योंकि किसी भी चीज का रीजन समझ लेते हैं ना, और कोई भी चीज अगर लाइफ में हो रहा है उसका आपको रीजन समझ में आ रहा है, ठीक है, तो वो उस चीज का प्रॉब्लम आप सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते क्यों हैं, दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल क्यों होते हैं। इसका मैथमेटिक्स में रीजन कुछ भी नहीं है, ये होता है। इसीलिए इसके थ्रू हम लोग बहुत सारा डेरिवेशन करते हैं कि ऐसा होता है। कैसे होता है ये ज्योमेट्रिकली प्रूफ हो सकता है, थ्योरेटिकली नहीं हो सकता, ये पोस्टुलेट है। तो कैसे प्रूफ करते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकली इसको? देखिए, ये एक लाइन है, ठीक है, और ये एक ट्रांसवर्सल हम लोगों ने ड्रॉ किया। अब लाइन एल के पैरेलल हम लोगों को एक लाइन ड्रॉ करना है, कहीं भी ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं लाइन एल के, या लाइन एल के नीचे भी ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे? तो हम लोग ये एंगल मेजर कर लेते हैं, विथ प्रोटेक्टर आप मेजर कर लीजिए।
और कोई भी पॉइंट टी पे ले लीजिए। अगर ऊपर बनाना है तो ऊपर ले लीजिए, नीचे बनाना है तो नीचे ले लीजिए। टी पे ऊपर ले लिए और यहाँ पे उतना ही एंगल ड्रॉ कर लीजिए, और जितना बन रहा है, जितना एंगल ये बन रहा है उतना ही एंगल यहाँ बनाइए और ये लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, हम प्रोटेक्टर को कैसे रखेंगे, एंगल बनाते समय मैं प्रोटेक्टर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। प्रोटेक्टर यहाँ पे ऐसे रखाएगा, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट रहेगा जो प्रोटेक्टर के बीच में रहता है। ठीक है, आप इधर से मेजर करना शुरू करेंगे 0 डिग्री से। ठीक है, और ये एंगल जब आप बनाएंगे और जिस कंडीशन में प्रोटेक्टर यहाँ पे रखे हैं उसी कंडीशन में प्रोटेक्टर यहाँ भी रहेगा। ठीक है, जो ब्लू कलर से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो प्रोटेक्टर है, उसी कंडीशन में प्रोटेक्टर यहाँ भी रहेगा। और इस एंगल को मेजर कर लिया अपना, और फिर उसी पोजीशन में प्रोटेक्टर यहाँ पे रख करके वो एंगल ड्रॉ कर लेंगे। और जो एंगल को एक्सटेंड करेंगे तो ये वाला जो लाइन M बनेगा वो L पैरेलल टू M होगा। और ये देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों करस्पॉन्डिंग है एक दूसरे के। ट्रांसवर्सल में हम लोग सीख लिए थे कि ट्रांसवर्सल जब हम लोग ड्रॉ करते हैं दो लाइन के, तो जो पास करता है ट्रांसवर्सल, तो उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से कहलाते हैं ये हम लोग ने देखा था। इसको और दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। कैसे, तो हम लोगों ने दो लाइन और एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर लिया, जस्ट ऐसे ही ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है, ये L है, ये M है। ठीक है, दो लाइन ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने, जो इंटरसेक्टिंग भी हो तो चलेगा, और ट्रांसवर्सल का कंडीशन फॉलो करना चाहिए, बस ट्रांसवर्सल होना चाहिए। ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने। अब क्या करेंगे, हम लोग इस एंगल को प्रोटेक्टर से मेजर कर लेंगे। जस्ट सपोज दैट हम लोगों को ये 70 डिग्री आ गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये जो लाइन है हम लोगों का M लाइन, इसको हम लोग मूव करेंगे। ठीक है ना, और मूव करेंगे, कब तक मूव करेंगे, मेजर करते रहेंगे जब तक ये वाला एंगल हम लोगों के पास 70 डिग्री ना आ जाए। जैसे ही ये 70 डिग्री आएगा और ये भी 70 डिग्री आएगा, ठीक है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। वैसे ही हम लोग जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेट स्क्वायर से जो नापने का विधि बताए, सेट स्क्वायर से जब नापेंगे तो इस दोनों का डिस्टेंस किसी भी दो पॉइंट पे इक्वल होगा। और ये बता सकते हैं हम लोग कि जब जैसे ही दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल है तो L पैरेलल टू M है। तो हम लोग इस तरीके से बता सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो, दो लाइन जो हम लोगों ने जिस दो लाइन से ट्रांसवर्सल पास कराया है वो दो लाइन पैरेलल होंगे एक दूसरे के, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल प्रूफ करने का तरीका है, और कोई प्रूफ थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है। बाकी सारे थ्योरेटिकल प्रूफ जो है कि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल क्यों होते हैं, वो इंटीरियर एंगल का सम 180 क्यों होता है, सप्लीमेंट्री क्यों होते हैं, वो हम लोग यहाँ से प्रूफ करेंगे। कैसे, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अल्टरनेट एंगल्स कैसे एक दूसरे के इक्वल होते हैं, वो इंटीरियर एंगल्स कैसे एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो उससे पहले मैं एक और चीज बताना चाहूंगा जो कि मैंने ट्रांसवर्सल के समय में नहीं बताया था कि एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल के समय में उससे बता भी नहीं सकते थे, क्योंकि ये पैरेलल लाइन में ज्यादा अच्छा तरीके से दिखता है। देखिए क्या है कि अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल है, तो हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल है, बहुत बच्चों को होता है लाइक कॉर्नर फाइंड आउट करने में, लाइक कॉर्नर वाला एंगल फाइंड आउट करने में दिक्कत होता है। तो उसके लिए एक इजी मेथड क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल फाइंड करने के लिए हम लोग F के साथ जो लेटर F है, जैसे देखिए ये जो मैं काटा काटा रेड कलर का बना रहा हूँ, ये F लिखा हुआ है, तो एक एंगल F के अंदर और एक एंगल F के बाहर, ठीक है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ठीक है, मतलब जो दो एंगल मिलाकर के लेटर F बना है, उसी तरीके से देखिए यहाँ पे ये एंगल एक F के अंदर और ये एंगल एक F के बाहर है। ठीक है ना, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। अगर हम लोग लाइन के इस साइड देखें तो ये देखिए F बन रहा है। ठीक है, अब इसमें भी देखिए एक एंगल F के बाहर और एक एंगल F के अंदर। ठीक है, उसी तरीके से अगर इस साइड देखेंगे तो ये एंगल F के अंदर है और ये एंगल F के बाहर है। ठीक है, तो इस तरीके से भाई हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कोई बोलेगा कि सर आप नीचे जो F ड्रॉ किए हैं तो आप ऐसे क्यों नहीं ड्रॉ करते, तो वैसे आप किसी भी तरीके से ड्रॉ कीजिए, एंगल्स वही आएंगे। जैसे मान लीजिए मैं ब्लैक कलर लेकर के F बना रहा हूँ इस तरीके से, ये F है तो ये भी F है, उल्टा F है। ठीक है ना, तो एक एंगल F के अंदर और एक एंगल F के बाहर, देखिए दोनों करस्पॉन्डिंग है। उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ देखें तो एक एंगल F के अंदर और एक एंगल F के बाहर। ठीक है, ये उल्टा वाला कंडीशन है। ठीक है, उसी तरह अगर मैं इधर F बनाऊं, ये
ये भी एफ ही बन रहा है, ये वाला एफ है, तो इसमें भी एक एंगल एफ के अंदर, एक एंगल एफ के बाहर, और एक एंगल एफ के बाहर और एक एंगल एफ के अंदर। ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, कुछ नहीं किया गया है, बस ये वाला जो फिगर है हम लोगों का, ये वाला फिगर, इसको जस्ट उलट दिया गया है। ठीक है, ये दोनों तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के हो गए। अब अल्टरनेट एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग जेड बनाते हैं। जैसे देखिए, दो पैरेलल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल है। पैरेलल लाइन नहीं भी दिख रहा है तो भी मान लेंगे पैरेलल लाइन है, एक्यूरेट ड्रॉ नहीं हो पा रहा है हैंड से। देखिए जेड एंगल्स जो बनाएंगे, और दोनों एंगल जेड के अंदर ही रहेंगे। देखिए ये जेड बन रहा है, मैंने काटा काटा किया, ये जेड बन रहा है, तो एक एंगल जेड के अंदर और दूसरा एंगल भी जेड के अंदर। ठीक है, ये दोनों अल्टरनेट होंगे। उसी तरीके से अगर हम लोग इधर साइड से जेड बनाए, ठीक है, तो एक एंगल जेड के अंदर और एक एंगल जेड के अंदर, दोनों एंगल जेड के अंदर होंगे। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल में दोनों बाहर ही होंगे। ये वाला, जैसे ये वाला एंगल इसके होंगे, ये दोनों एक्सटीरियर अल्टरनेट हैं, और ये वाला दोनों इंटीरियर अल्टरनेट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं जेड और एफ से अल्टरनेट और करस्पॉन्डिंग एंगल। अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं करस्पॉन्ड अल्टरनेट एंगल्स इक्वल कैसे होते हैं पैरेलल लाइन में। पैरेलल लाइन के पहले मैंने क्यों नहीं बताया जेड और एफ वाला कंडीशन, वो भी मैं बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए मैं कोई लाइन ड्रॉ करता है ऐसा, और कोई लाइन ड्रॉ करता है ऐसा। ठीक है, और मैं यहाँ पे जेड बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये ये जेड है, जेड ऐसे नहीं लिखा हो रहा था ना कभी, ऐसे ऐसे कौन लिखता है जेड। ये डिफरेंट स्टाइल है। अब कोई बोलेगा कि सर हम जेड ऐसे लिखते हैं, कोई बोलेगा कि सर हम जेड ऐसे लिखते हैं, तो बोलेगा सर ऐसे भी तो जेड हो जाएगा तब तो फिर। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे समझ नहीं पाते, थोड़ा सा लाइन टेढ़ा मेढ़ा था, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे नहीं पढ़ा ये वाला रूल, ये वाला ट्रिक है। ठीक है ना, तो आप पैरेलल लाइन वाला, क्योंकि जनरली पैरेलल लाइन का एक कंडीशन पूछा जाएगा तो पैरेलल लाइन में ही देखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, वाई अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। क्यों अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसका हम लोग प्रूफ करेंगे। अल्टरनेट एंगल, अगर दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल दोनों पैरेलल लाइन से जा रहा हो, तो अल्टरनेट एंगल्स चाहे इंटीरियर हो चाहे एक्सटीरियर इक्वल होंगे। कैसे, तो देख लेते हैं। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2, ये 3, ये एंगल 4। उसी तरह तो मैं फिगर को बड़ा कर लूं ताकि आपको दिखने में आसानी हो। चलिए, ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, ये एंगल 7 है, और ये एंगल 8 है। ठीक है, हम लोगों ने लिख लिया नाम। अब लिखेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे, तो चलिए प्रूफ करते हैं। चलिए प्रूफ करते हैं। line L is parallel to line M and line T is transversal। अब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ये तो हम लोगों ने देख लिया। तो करस्पॉन्डिंग एंगल लेते हैं रूल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, और ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल। और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन। क्लियर। उसी तरीके से अब उसी तरह अगर देखें तो हम लोग एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, देखिए दिख रहा होगा वहां पे वर्टिकली है अपोजिट है या नहीं। तो ये मैंने मान लिया कि ये इक्वेशन 1 था शुरू वाला, 2, 3, 4, 4 इक्वेशन हम लोगों के पास है। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 हम लोग क्या देख रहे हैं, इक्वेशन 1 एंड 3 में एंगल 1 3 के बराबर है और एंगल 1 5 के बराबर है। ठीक है ना, तो एंगल 5 एंगल 3 के बराबर होगा। ठीक है, देखिए एंगल 1 5 के बराबर है और एंगल 1 3 के ही बराबर है, तो एंगल 5 और 3 बराबर होगा।
होगा ना। उसी तरीके से नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ, अब देखिए यहाँ पे एंगल 4 8 के बराबर है और एंगल 6 भी 8 के बराबर है, तो एंगल 4 इक्वल टू 6 होगा। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। अब देखिए एंगल 4 और एंगल 6 ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट हैं, और एंगल 3 और एंगल 5 ये एक दूसरे के अल्टरनेट हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, सिंस एंगल 5 इज अल्टरनेट टू एंगल 3 and angle 4 is alternate to angle 6 and they are equal, hence we can say that when a transversal passes through two parallel lines, alternate angles are equal। आप इसी तरीके से, ये प्रूफ हो गया। आप इसी तरीके से ये भी प्रूफ कर सकते थे कि एंगल 1 जो अल्टरनेट एक्सटीरियर वाला है, हम लोगों को अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर अलग अलग प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अल्टरनेट इंटीरियर के साथ जो प्रॉपर्टी होगा वही अल्टरनेट एक्सटीरियर के साथ भी प्रॉपर्टी होगा। देखिए अल्टरनेट ये एंगल 1 और एंगल 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, तो इसको भी प्रूफ कर सकते थे। तो मैं इसको थोड़ा सा प्रूफ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो आगे। देखिए कैसे प्रूफ कर सकते थे। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल को प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या कर सकते थे, देखिए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, ठीक है ना। क्यों? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखिए एंगल 3 7 के बराबर है, एंगल 3 1 के बराबर, तो 7 1 के बराबर होगा, तो देयरफॉर एंगल 7 इक्वल टू एंगल 1। उसी तरीके से आप कर सकते थे ये भी कि एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों भी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। देखिए जेड बना रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप एक्सटीरियर का अलग इंटीरियर का अलग प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन आप अगर पूरा इंटीरियर का एक साथ प्रूफ कर दिए और पूरा एक्सटीरियर का एक साथ भी प्रूफ करके एक बार में लिख दिए कि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं कि वाई को इंटीरियर एंगल्स और कोई एक्सटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री विथ व्हेन ए ट्रांसवर्सल पासेस थ्रू टू पैरेलल लाइंस। उसके लिए हम लोग एक फिगर ले लेते हैं, कोई इंटीरियर एंगल या बना लेते हैं, कोई इंटीरियर एंगल और कोई एक्सटीरियर एंगल्स दोनों हो। ये देखिए मैंने एक फिगर बनाया, तो ये हम लोगों के पास एंगल्स हैं। अब हम लोगों के पास पता है कि को एक्सटीरियर और को इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M एंड T इज ट्रांसवर्सल, तो अगर आगे देखें हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों? लीनियर पेयर्स। इसको मान लिया हम लोगों ने इक्वेशन 1, ठीक है। और दो एंगल भी ले सकते हैं, एक एंगल का ही प्रूफ करके दिखाते हैं आपको। और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसको ले लिया हम लोगों ने इक्वेशन 2। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट वी गेट, देखिए एंगल 1 एंगल और एंगल 4 को जोड़ने पे 180 आता है, मतलब एंगल 1 और एंगल 4 सप्लीमेंट्री है और एंगल 1 5 के बराबर है। तो एंगल 1 के जगह अगर पहला इक्वेशन में 5 पुट कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एंगल 5 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल 1 5 के बराबर है तो वहाँ 5 पुट कर दीजिए। अब देखिए एंगल 5 और एंगल 4 जो हम लोगों के पास है, ये वाला एंगल 5 और ये वाला एंगल 4, ये क्या है? को इंटीरियर एंगल्स। हम लोग लिख सकते हैं since they are co-interior angles are supplementary
Hence we can say that when a transversal passes through two parallel lines, then the co-interior angles are supplementary. ठीक है, प्रूफ। अब इसी तरीके से आप को एक्सटीरियर एंगल्स का भी ले सकते थे, ठीक है ना। कैसे लेते? तो को एक्सटीरियर एंगल हम लोग को एंगल 2 और एंगल 7 लेना है। तो देखिए एंगल 2 एंगल 6 के बराबर है, ठीक है? एंगल 2 एंगल 6 के बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। और एंगल 6 प्लस एंगल 7 180 है। अब यहाँ से देखिए एंगल 2 6 के बराबर है, 6 प्लस 7 180 है, तो लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 7 180। और एंगल 2 क्या है? एक्सटीरियर, एंगल 7 एक्सटीरियर, और दोनों एक ही साइड है ट्रांसवर्सल के, द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सो दे आर को एक्सटीरियर एंगल्स, सो देयर को एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। बस लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल वाला जो क्वेश्चन अराइज होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल सर, तो उसको प्रूफ थ्योरेटिकली किया जा सकता है या नहीं किया सकता है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल को थ्योरेटिकली प्रूफ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको मान लिया गया है कि हाँ इक्वल होता है। अब चलिए एक्सरसाइज क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों को क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, स्टेट द प्रॉपर्टी, आपको प्रॉपर्टी बताना है, दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो इस स्टेटमेंट में यूज हुआ है। तो पहला में देखिए ए पैरेलल टू बी है, ए पैरेलल टू बी है, ए और बी पैरेलल है, तो एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है, ठीक है। एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है, क्यों बराबर है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 इफ ए पैरेलल टू बी, बिकॉज बोथ आर, बताइए बोथ क्या है? एंगल 1 और 5 क्या है? एंगल 1 और 5 दोनों एक ही कॉर्नर पे है, या आप इस तरीके से बना लीजिए, दोनों मिला करके एफ बना रहा है, एक एफ के अंदर और एक एफ के बाहर है, ठीक है। तो मैं फिगर बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे अच्छे से। चलिए अब ये फिगर अच्छे से आपको दिखेगा। देखिए एंगल 5 और एंगल 1 क्या है, ये देखिए अगर हम लोग एफ बनाए यहाँ पे ऐसे, देखिए मैंने एफ बनाया, ये 5 एंगल एफ के अंदर और ये एंगल 1 एफ के बाहर, तो ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, बिकॉज बोथ आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे चलिए देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में है कि इफ 4 इज इक्वल टू 6, अगर इस कंडीशन में 4 6 के बराबर है, 4 ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 4 6 के बराबर है। अब देखिए ये 4 6 क्या बना रहा है? जेड बना रहा है, ठीक है। दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है ना। तो ए पैरेलल टू बी इफ, अब देखिए ये कंडीशन क्या लागू होता है यहाँ पे, ये अपोजिट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मतलब कि अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो दोनों जो लाइन है जिसके थ्रू ट्रांसवर्सल पास कर रहा है वो पैरेलल होंगे, और अगर लाइन पैरेलल है तो जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होंगे। मतलब कि अगर मान लीजिए, ये सिचुएशन मैं बता देता हूँ पहले ताकि आप लोगों को समझ में आए, कि अगर कोई दो लाइन, मान लीजिए दो कंडीशन हम लोगों के पास है, दो लाइन है एल और एम और एक ट्रांसवर्सल टी है, और दूसरा कंडीशन में भी है दो लाइन एल और एम और एक ट्रांसवर्सल टी है, और इस कंडीशन में दिया हुआ है कि लाइन एम पैरेलल टू एम, और इस कंडीशन में दिया हुआ है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इस कंडीशन में दिया हुआ है एंगल 1 इज इक्वल टू 2, और पूछा गया कि पहले वाले कंडीशन में बताइए आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट कर सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। देखिए एफ बन रहा है एफ, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगा, ठीक है।
और दूसरा कंडीशन में लाइन एल और एम पैरेलल है, तो ये आप कह सकते हैं कि अगर जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो यहाँ के एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग होगा, तो एंगल 1 विल इक्वल टू 2, मतलब वाइस वर्सा भी काम करता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है, इफ एंगल 4 और एंगल 6 एक दूसरे के इक्वल है, तो ए पैरेलल टू बी है किस प्रॉपर्टी के कारण? तो ए पैरेलल टू बी इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 when a transversal passes through two lines and a 4 और 6 क्या alternate angle है, and alternate angles are equal, then the lines will be parallel to each other। ये आंसर होगा इसका। ठीक है, कंप्लीट आंसर। तो थर्ड में देख लेते हैं हम लोग। थर्ड क्या है, अगर 4 और 5 का सम 180 है। अब देखिए यहाँ पे 4 और 5 जो है हम लोगों के पास, वो क्या है, 4 और 5, 4 और 5 को इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, 4 और एंगल 5 दोनों को इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, और दोनों का सम 180 है, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। देन ए पैरेलल टू बी, तब ए पैरेलल होगा बी के, अगर ऐसा कंडीशन है तो। क्यों? व्हेन अ ट्रांसवर्सल passes through two lines and co-interior angles sums to 180, या आप यहाँ पे sums to 180 की जगह सप्लीमेंट्री भी लिख सकते हैं, sums to 180 डिग्री, then the lines are parallel to each other। ठीक है, चलिए, आपको ये अच्छे समझ में आया होगा कि इस चीज को समझना है, दिमाग में रखना हमेशा कि अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल है, कोई दो लाइन और एक ट्रांसवर्सल अल्टरनेट एंगल्स बनाएंगे। ठीक है ना, ये तो फिक्स है, हम लोगों ने पढ़ा है कि ट्रांसवर्सल जब भी होगा तो उसमें अल्टरनेट एंगल्स बनेगा ही। ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे ही बनेंगे, वो इंटीरियर एंगल्स बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन हो कि अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं और दोनों अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो रहे हैं, तो जिस दो लाइन से ट्रांसवर्सल पास कर रहा है ना, वो दो लाइन पैरेलल होगा एक दूसरे। ठीक है, इस तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं। तो दोनों तरीके से चलता है, वाइस वर्सा भी चलता है। अगर पैरेलल लाइन है तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, और अल्टरनेट अगर एंगल इक्वल है तो लाइंस जो होंगे वो पैरेलल होंगे। चलिए, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को फाइंड आउट करना है पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो चलिए हम लोग लिखते हैं इसको। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे, जो जो एफ बनाएंगे, या आप लाइक कॉर्नर से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, एंगल 4 एंगल 8 करस्पॉन्डिंग है, यहाँ पे लिख देते हैं पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या क्या होंगे, एंगल 4 एंगल 8, एंगल 4 के साथ 8 बन रहा है, एंगल 1 एंगल 5, ठीक है, एंगल 3 एंगल 7, ठीक है ना, और एंगल 2 एंगल 6। आप एफ बना करके फाइंड आउट कीजिए, चाहे जेड बना के फाइंड आउट कीजिए, अल्टरनेट एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स एफ बना के फाइंड आउट कीजिए, वो आपकी मर्जी है। या आपको अगर समझ में आ रहा है लाइक कॉर्नर्स क्या होते हैं तो उससे फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, चलिए दूसरा, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं। देखिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में जेड बनेगा, तो जेड बनेगा, देखिए एंगल 3 आप बना लीजिए, आपको दिख जाएगा, एंगल 3 और एंगल 5, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर्स हो जाएंगे, एंगल 3 एंगल 5। उसी तरीके से अगर उल्टा हम लोग जेड बनाए इधर से, ठीक है, तो एंगल 2 और एंगल 8 होंगे, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है का पेयर। ठीक है, तीसरा है पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर एंगल्स आप लोगों को पता है कौन कौन सा होगा, जो लाइन के एरिया के अंदर होगा, मतलब इस एरिया के अंदर होगा, और ट्रांसवर्सल के एक साइड, या तो दोनों एंगल इस साइड हो या तो दोनों एंगल इस साइड हो। ठीक है,
पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इसी को हम लोग को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो को इंटीरियर एंगल्स आर कौन कौन से होंगे? एंगल 3, एंगल 8 और एंगल 2, एंगल 5। अब कोई बच्चा एंगल 5 एंगल 2 लिख दे रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों पेयर होने चाहिए था। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स देख लेते हैं हम लोग। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में एंगल 4, एंगल, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, तो आपको पता ही है। एंगल 1, एंगल 3 पिछले सेशन में हम लोग ने देखा बढ़िया अच्छे तरीके से, ठीक है। दिस विल बी द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर P इज पैरेलल टू Q, P पैरेलल है Q के। ध्यान देना है, ये फिगर जो है ये जानबूझ करके इस तरह से दिया गया है। ये एक्चुअल फिगर जो था, जो हम लोगों ने समझ रहे थे अभी तक, वो इस तरीके का फिगर था, है ना। इस तरीके का फिगर हम लोग समझ रहे थे, या आप इस तरीके का फिगर मान लीजिए, ठीक है ना। लेकिन ये फिगर इस तरीके से दिया है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, देखना है कि लाइन कौन एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। P पैरेलल के Q के है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे फाइंड अननोन एंगल, जितने भी एंगल्स हैं अननोन उसको फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इन द गिवन फिगर, इसमें ट्रांसवर्सल का नाम नहीं दिया, टी दे दीजिए आप। इन द गिवन फिगर P पैरेलल टू Q, ठीक है। लाइन P लाइन Q के पैरेलल है एंड लाइन T जो है वो ट्रांसवर्सल है। P इज ट्रांसवर्सल। तो अब फाइंड आउट करना हम लोगों को सारा एंगल, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। देखिए, एंगल 125 डिग्री प्लस E इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो एंगल E जो है हम लोगों का वो कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो एंगल E का वैल्यू कितना आ गया? 55 डिग्री, ठीक है। एंगल E हम लोगों का कितना हो गया? 55 डिग्री का। अब देखिए, एंगल E और एंगल F वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सिंस एंगल E इज इक्वल टू एंगल F वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो देयरफॉर एंगल F विल बी इक्वल टू कितना? 55 डिग्री। ये भी 55 डिग्री का हो जाएगा, एंगल F भी 55 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, एंगल E और एंगल A ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। देखिए ना, F बनाएगा, ये देखिए F बना F, एक एंगल F के अंदर और एक एंगल F के बाहर। तो एंगल E इक्वल टू एंगल A हो जाएगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। एंगल E विल बी इक्वल टू एंगल A। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो देयरफॉर एंगल A का वैल्यू क्या हो जाएगा? 55 डिग्री, ठीक है। अब एंगल A 55 डिग्री हो गया, ठीक है। और अब देखिए एंगल F, ये भी देखिए F बना रहा है, ये किसके साथ F बना रहा है? एक अंदर और एक बाहर का कंडीशन कहाँ कहाँ लाई हो रहा है? C बाहर है और F अंदर है, ठीक है। क्या आप C बाहर और F अंदर वाला नहीं, आप ये वाला बाहर अंदर ले लीजिए। ये F बनाया था हम लोगों ने। तो D देखिए, D जो है वो किसके साथ है? 125 डिग्री के साथ कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा, हो जाएगा। तो एंगल D इज इक्वल टू 125 डिग्री। क्यों? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इसके नीचे मैं नहीं लिखूं क्योंकि फोटो है तो दिखेगा नहीं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसके बाद। अब देखिए, एंगल D का वैल्यू भी 55 डिग्री आ गया, एंगल F का वैल्यू भी 55 डिग्री आ गया। तो एंगल D के बराबर B होगा, और सॉरी एंगल D का वैल्यू 125 डिग्री आया। एंगल D के बराबर B होगा वर्टिकली अपोजिट, और एंगल A के बराबर C होगा, तो लिख देना है एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो दिस इंप्लाई दैट एंगल B विल बी इक्वल टू क्या? 125 डिग्री, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल A वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो दिस इंप्लाई दैट एंगल C बराबर क्या होगा? 55 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया पूरा क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। पैरेलल लाइंस रहेगा, उसमें एंगल्स फाइंड आउट करने आएंगे, ठीक है। अल्टरनेट एंगल्स फाइंड आउट करने आएंगे, इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, को एक्सटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करने आएंगे। एंगल्स तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इस क्वेश्चन में हम लोग बखूबी तरीके से पहचान गए। आपको रीजन लिखना है कि क्यों ये इसके इक्वल होगा और उसका आंसर लिखना है, ठीक है।
तो दिस इज द मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे, दैट इज द फोर्थ क्वेश्चन। नाउ इन फोर्थ क्वेश्चन व्हाट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो आप लोग रीजन लिख लेंगे खुद से, मैं बस बता देता हूँ। देखिए इस फिगर में थोड़ा सा फिगर बड़ा भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। देखिए इस फिगर में अगर मैं इस एंगल को 1 मान लूं, एंगल 1, तो ये एंगल को 1 मान सकते हैं हम लोग, इसको नंबरिंग कर देंगे, फिगर बना के नंबरिंग कर दिए, बस मान लिए, उसमें लेट वेट नहीं करना है, ठीक है। ये एंगल 1 है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एंगल और ये 110 डिग्री वाला एंगल एक ही लाइन पे एक ही पॉइंट बना रहा है, लीनियर पेयर होगा, तो ये एंगल 1 क्या हो जाएगा 70 डिग्री का। और एंगल 1 और एंगल x अल्टरनेट एंगल्स है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल x का वैल्यू क्या हो जाएगा 70 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप खुद से लिख लीजिएगा क्योंकि लिखना आप लोग सीख चुके हैं। यह हम लोगों का दूसरा फिगर है, इसमें लाइन m और लाइन l पैरेलल है एक दूसरे के, और ये वाला एंगल, अब देखिए ये दोनों एंगल क्या है, ये पैरेलल लाइंस है, तो ये पैरेलल लाइंस के बीच के एंगल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। और एक ही साइड है ट्रांसवर्सल के, तो ये को इंटीरियर एंगल्स हो गए। और को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री, तो x प्लस 2x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? सिंस को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो 3x इक्वल टू 180 डिग्री, x विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। x का वैल्यू हम लोगों को 60 डिग्री आ गया, 2x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आ गया 60 डिग्री, 2x का वैल्यू आएगा तो 20 डिग्री, ठीक है। अब इस तरह फाइंड आउट कर लेंगे, लिख लेंगे रीजन बिहाइंड इट, और कैसे लिखना है, लाइन एल पैरेलल टू एम एंड टी इज ट्रांसवर्सल। लाइन का नाम नहीं दिया हुआ है तो उसका नाम दे देंगे, ठीक है। तो इस लाइन का यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है, अब यहाँ पे नाम दे सकते हैं खुद से, टी इज ट्रांसवर्सल, तो x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री सिंस को इंटीरियर एंगल्स, तो दिस इंप्लाई दैट 3x। आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ये लाइन इसके पैरेलल है, क्योंकि सिर्फ पैरेलल के कंडीशन में ही को इंटीरियर 180 डिग्री सम्स करेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई भी लाइन है और उसमें को इंटीरियर 180 डिग्री बनाएगा, ठीक है। इस फिगर में देखिए लाइन, ध्यान देना है कि यहाँ पे लाइन एल पैरेलल टू एम है, लाइन ए पैरेलल टू बी नहीं दिया हुआ है, तो इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे, सिर्फ लाइन एल एम के पैरेलल है, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान देंगे। तो देखिए हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है, तो इसमें ये 80 डिग्री वाला का वैल्यू को तो पता कुछ करना ही नहीं है, हम लोग ऐसे ही निकाल लेंगे। एल एम के पैरेलल है, इस फिगर को अगर हम लोग ऐसे घुमा लें, हल्का सा इस तरीके से घुमा दिया, और मैं इस पोर्शन को ढक दूं, चलिए इस पोर्शन को मैंने ढक दिया, तो अब देखिए अब आप लोग आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। इस पोर्शन को ढक दिया, अब तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा, एल पैरेलल टू एम है, ठीक है। और एंगल x और 100 डिग्री, ये क्या f बना रहा है, देखिए f बना रहा है, तो क्या होगा कोरोस्पोंडिंग एंगल x विल बी इक्वल टू 100 डिग्री, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, ठीक है। बस अगर इसी में आपको सारे एंगल्स फाइंड आउट करने रहते हैं तो फिर हम लोग 80 डिग्री वाला यूज करते हैं, पता नहीं 80 डिग्री वाला क्यों दे दिया गया है, ठीक है ना। ये फिगर कैसा था, ऐसा फिगर था, है ना। और ये f हम लोगों ने बनाया था, ये फिगर था, ठीक है। तो आप फिगर को घुमा करके देखिए, टेढ़ा मेढ़ा करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एंगल कॉरस्पॉन्डिंग है, कौन सा एंगल अल्टरनेट है, कौन सा एंगल को इंटीरियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल, मतलब दोनों आर्म्स जो है वो पैरेलल हैं एक दूसरे के, यहाँ पे पहले ही डिफाइन कर दिया गया है, मतलब कि दोनों आर्म्स पैरेलल हैं। एंगल ए बी सी के एक आर्म कौन सा है ए बी, और इसका एक आर्म डी जी डी जो पैरेलल है, ठीक है, और एक दूसरे का, और दूसरा आर्म जो है ये बी सी, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल्स हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, पहले ही दिया गया है कि आर्म्स आर पैरेलल टू ईच अदर,
और ये G जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस लाइन का और इस लाइन का, क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अब हम लोगों को इसमें फाइंड आउट करना है एंगल DGC, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, इस एंगल फाइंड आउट करना है, और एंगल DEF और इस वाला एंगल को फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये वाला एंगल, ये वाला तो F बना रहा है, अगर हम लोग मान लेते हैं DG ये वाला है, ये 70 और ये जो एंगल है DGC ये F बना रहा है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, कैसे लिखेंगे, इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू DE एंड BC पैरेलल टू EF। अब देखिए यहाँ पे ऊपर में लाइन का सिंबल क्यों नहीं दिए, क्योंकि ये एंगल्स में रे का सिंबल दिया हुआ है पहले से, तो लाइन का सिंबल नहीं दिए, ठीक है ना। अगर लाइन का सिंबल रहता तो लाइन का सिंबल देते। चलिए आगे देखते हैं, एंगल PGC, आप एंगल का नेमिंग 1 2 3 करके बना सकते हैं, लेकिन DGC यहाँ पे पॉइंट आउट किया हुआ है, हम लोग DGC ही ले लेते हैं। एंगल DGC विल बी इक्वल टू एंगल ABC। क्यों इक्वल होगा भाई, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल DGC क्या हो जाएगा, 70 डिग्री, या 0.1 का आपका आंसर निकल गया, ठीक है। अब DEF निकालना है, तो देखिए ये वाला एंगल 70 डिग्री आ गया, तो ये वाला एंगल भी कॉरेस्पॉन्डिंग है, कैसे, तो देखिए ना F बना रहा है उल्टा, देखिए F बन रहा है, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो एंगल DEF या FED लिखिए आप, तो आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा, पढ़ने में अच्छा से रहेगा। FED विल बी इक्वल टू एंगल CGD, क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और CGD जो एंगल है वो क्या है वैल्यू 70 डिग्री, दिस इंप्लाई दैट एंगल FAD विल बी इक्वल टू 20 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया पॉइंट 1 और पॉइंट 2 का। तो दोनों आप इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है ना। आई होप आपको जो भी मैं बता रहा हूँ वो अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, और इस पे प्रैक्टिस कीजिए, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो भी बुक है आपके पास, RS सर वाले, RD शर्मा है, जेडी मैथ्स बुक है, जो भी है आपके पास, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का बुक है, आप जो भी बुक पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, ठीक है। लेकिन आप नेट पे खोजिए, ठीक है, आपको मिल जाएगा। मैं प्रैक्टिस पेपर का सॉल्यूशन भी करवाऊंगा, लाइन्स एंड एंगल्स में एक क्लास में रखूंगा, जिसमें बहुत टिपिकल टाइप का क्वेश्चंस रहेंगे, और उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा इस क्लास के बाद। ये क्लास जब ओवर हो जाएगा हम लोगों का, क्लास के बाद जैसे लाइन्स एंड एंगल का लार्ज होगा, उसमें होगा प्रैक्टिस क्लास, प्रैक्टिस सेशन चलेगा लाइन्स एंड एंगल्स का, तो उसमें मैं टिपिकल क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, लेकिन आप खुद से ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आगे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, आई होप इट इज लास्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है। फिर लाइन L पैरेलल टू M, तो डिसाइड करना है आपको कि लाइन L और M पैरेलल है एक दूसरे के कि नहीं है। तो आप कंडीशंस खुद लिख लेंगे, मैं एक दो कंडीशंस बता दूंगा, जैसे फिगर 2 का बता दूंगा, फिगर 4 में नहीं है पैरेलल तो ये बता दूंगा। तो कैसे, देखिए ये एंगल पहला फिगर में देखते हैं, तो लाइन L और M में एंगल, अगर इसका नाम दे दें हम O इस पॉइंट का, और इस पॉइंट का P दे दे नाम, इन फिगर 1 कैसे लिखेंगे, इन फिगर 1, ठीक है। आपको तो डायरेक्ट आंसर लिखना है कि यस L पैरेलल टू M, लेकिन अगर पूरा प्रॉपर वे में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, देखिए इन फिगर 1 L एंड M, क्योंकि पैरेलल प्रूफ करना है इसीलिए पहले नहीं लिखेंगे कि L पैरेलल टू M। L एंड M आर टू लाइंस हैविंग N एज ए ट्रांसवर्सल, ठीक है। L और M दो लाइन है जिसका ट्रांसवर्सल क्या है, N है। एंगल LOP प्लस एंगल MPO इज इक्वल टू
126 डिग्री प्लस 44 डिग्री, ये 170 डिग्री नहीं आ रहा है, ठीक है ना। सिंस एंगल एल OP and angle MPO are co-interior angles and does not comes to 180 degree. Therefore, line L is not parallel to line M. ऐसे आप लिखेंगे। नॉट पैरेलल का सिंबल है, जैसे पैरेलल का सिंबल अगर लाइन L पैरेलल टू M रहता तो इस तरह सिंबल देते, नॉट पैरेलल रहेगा तो इस तरह देंगे, ठीक है, मतलब पैरेलल नहीं है। अब देखिए जैसे फिगर 2 में ये वाला एंगल देखिए 75 डिग्री है, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 180 माइनस 75, 180 माइनस 75 कर लीजिए, कितना होगा 180 माइनस 75, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 7 गया 0, 105 डिग्री। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, सेम कॉर्नर में है, सेम लाइक कॉर्नर में है, ठीक है, और दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए लाइन एल और एम पैरेलल नहीं होगा एक दूसरे के। तीसरा फिगर में अगर देखते हैं, देखिए ये 130 डिग्री 123 डिग्री है, तो ये वाला लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है एंगल, ये वाला क्या होगा 180 माइनस 23, ये वाला होगा 180 माइनस 123, सॉरी 123, तो इसका वैल्यू कितना आएगा इस एंगल का, 10 में से 3 गया 7 और 7 में से 2 गया तो 8, 57 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे ये 57 डिग्री और ये भी 57 डिग्री और दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसीलिए इस कंडीशन में क्या लिखेंगे, हियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर L इज पैरेलल टू M। चौथे कंडीशन में देखिए ये यहाँ पे 72 डिग्री है, यहाँ पे 98 डिग्री है, अगर ये वाला एंगल हम लोग निकालें तो ये वाला कितना होगा 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, ठीक है, यहाँ 72 डिग्री है, 22 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 और 0 और ये 108 डिग्री। अब ये है 108 डिग्री और ये है 98 डिग्री, जबकि दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ पे इक्वल है नहीं, तो लाइन L पैरेलल टू M नहीं होगा, ठीक है। तो दीज आर द कंडीशन एंड दीज आर द मेथड्स थ्रू व्हिच वी कैन प्रूव the lines that the lines are parallel or not when they are having a transversal, ठीक है, ये हम लोग प्रूव कर सकते हैं इस तरीके से कि कोई भी दो लाइन के पास अगर एक ट्रांसवर्सल है तो वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है या नहीं है। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, और इसी तरह पढ़ते रहिए और खेलते रहिए, ठीक है, और कोरोना में अपने आप को सेफ रखिए। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय।